सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, उस वजह से बंद हो गई थी मीटिंग। मैंने दोबारा स्टार्ट कर दी है। आवाज़ सबको क्लियर आ रही है मेरी? दोबारा स्टार्ट करें क्लास? हेलो, आवाज़ आ रही है सबको मेरी क्लियर? अहमद? जी सर, आ रही। जी सर। हाँ, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो मैं बात कर रहा था यार डेटाबेस के ऊपर, कि हम डेटाबेस पे वैसे बात कर चुके थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की मुझे आ रहे थे कि किसी समझ नहीं आई थी, या कुछ लोग थे नहीं। तो तब मैं हल्का फुल्का बस दोबारा बता रहा हूँ। तो बाकी आप लोग मेरे लेक्चर दोबारा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। आज मैं इंशाल्लाह आपके तमाम के तमाम लेक्चर जो है ना, या खुद अपलोड कर दूंगा या काशिफ को बोल दूंगा, वो अपलोड कर देगा तमाम लेक्चर आज का समेत। अभी मैं आज फ्री हूँ। तो ये मैं आपको ये बता रहा था, सबसे पहले हमने डेटाबेस ऐसे क्रिएट करनी होती है। इधर न्यू पे जाते हैं, वहाँ पे आगे आप नाम देते हो अपनी, डेटाबेस का क्रिएट होगी। उसके बाद आप टेबल का नाम देते हो। ये यूजर्स का टेबल रखा आपकी डेटाबेस में। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका मैंने नाम ये रखा है, यानी आपका जो प्रोजेक्ट है उसका नाम हमने रख दिया ऑनलाइन कोर्सेज का। ये वाली डेटाबेस, ये ऑनलाइन कोर्सेज। अभी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाँ, हो जाती है। ये अब नजर आ रही है? जी सर। जी। मैं आपको बता रहा था, हमने डेटाबेस बना रहे हैं अपने। जो हमारा प्रोजेक्ट एक चल रहा था, आप लोगों को याद होगा, उसी के लिए हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाई है ऑनलाइन कोर्सेज के नाम से। ठीक है, ये उस दिन डेटाबेस कैसे बनाते हैं आपने सीखा था, मैंने आज जस्ट रिपीट किया थोड़ा सा दोबारा अभी। ऑनलाइन कोर्सेज के नाम की डीबी हमने बनाई डेटाबेस, और ये ऑनलाइन कोर्सेज के नाम की डेटाबेस बनाई, और एक टेबल बनाया ये यूजर्स के नाम का। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई ऐसा हो जिसको समझ ना आई हो उस दिन, जिसने ना अटेंड किया हो, या जिसको वैसे भी आइडिया नहीं है कि ये कैसे बनाते हैं डेटाबेस, उसका ये टेबल कैसे बनाते हैं? कोई ऐसा है आप में से? बेतकल्लुफ बोलो यार, जो भी जिसको ये चीज़ का आइडिया नहीं है। ओके, हम आगे चलते हैं। कि मैंने कहा हम बस तीन चार टेबल्स बना ले, कॉलम, एक टेबल बना लिया यूजर्स का, उसके अंदर कॉलम है। पहला कॉलम आईडी का, दूसरा कॉलम हो गया नेम का। ठीक है। और तीसरा कॉलम हम बना लेते हैं, अब आईडी नेम हो गया, और ईमेल का, यूजर का एक ईमेल होता है। और चौथे नंबर पर हम जो चीज़ बनाएंगे वो है आपका पासवर्ड, कह लें आप। तो ये चार चीज़ें हमने फिलहाल बस बनाई हैं। अभी हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं भाई। ये वार चार हो गया, और ईमेल जो है ये भी वार चार में, और पासवर्ड भी वार चार में। इनकी लेंथ, ये आपको बताया था, आईडी इसकी लेंथ मैक्सिमम 11 रखी जाती है। नेम 255 होता है मैक्सिमम, 255, और ये भी 255। अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने से ये आपकी डेटाबेस जो है क्रिएट, डेटाबेस का ये पहला टेबल आपका क्रिएट हो चुका है, जिसके कॉलम ये हैं आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? अच्छा, अब मुझे आप लोगों को याद होगी, मैंने एक असाइनमेंट दी थी आप लोगों को बनाने के लिए। उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे दी थी, उसकी बनाकर दी है, और काफ़ी सारों ने नहीं दी है बना के। तो जिन्होंने नहीं बना कर दी अभी भी वो बना लें। तो ये आपकी मैंने असाइनमेंट चेक की थी आज, बल्कि मैं सुबह ज़्यादातर वही चेक कर रहा था। तो हसनैन है आज मेरे साथ? हसनैन, ठीक है ठीक है ठीक है, आप अपनी आवाज़ बंद ही रखो, समझ आ गया हो। आप, आपका प्रॉब्लम है कोई इंटरनेट का। अच्छा, हसनैन की मैंने असाइनमेंट देखी थी, मुझे सबसे अच्छी उसकी लगी है। उसने मेरे से हेल्प भी ली है, और पहले उसने बनाई है, उसने मेहनत की है बहुत ज़्यादा। तो मैं उसकी असाइनमेंट आपको दिखाता हूँ। हम लोग अब जो बैक एंड का काम करेंगे ना, उसी के ऊपर मैं उसी को लेकर चलूंगा, और आप लोग जो जो आपने बनाई हुई है ना असाइनमेंट, उसके ऊपर लेकर चलें। मैं बाकी सबसे भी, जिसने भी मेरे से कांटेक्ट करना हो वो कर सकता है, असाइनमेंट से रिलेटेड उसको अच्छे से अच्छा कर लें। तो ये हसनैन की एक थी, मैंने अभी खोली हुई थी, मैं देखता हूँ। तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इसने बनाई थी। ठीक स्क्रीन है, नहीं शेयर की सर। शेयर है यार, अब शेयर हो गई है, जी शेयर हुई सर है। आ रही। सर मेल, मेल खुली हुई है सर। सर आ रही है इसमें दैट।
हाँ, ये मैंने जो असाइनमेंट खोली हुई यस यही सर। सबको नजर आ रही है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस। जी यस सर। वही आ रही। हाँ, वो फिर जिसको भी बाकी सबको आ रही है, किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, वीक होगा तब ये। तो बहरहाल ये इतना मैंने आपको दिया था, याद होगी। लेकिन इसके अंदर ना ये इसने मेहनत किया, इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन इसने बहुत मेहनत की है। मेरे से मसलसल ये राब्ते में रहा था, मैंने इतना कर लिया। तो वो मैंने भी इसकी हेल्प की थी, तो इसने ना एक अच्छी चीज़ बनाई है। तो मैंने ये इस तरह से मिलती जुलती चीज़ कही थी, जस्ट सिंपल है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये एक डिस्क्रिप्शन लिखी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे जो टोटल कोर्सेज हैं, मसलन ये आगे ना, इनमें से कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये है कि इसके अंदर जो एक अच्छी चीज़ थी, ये डिटेल पे मैं क्लिक करूँगा किसी पे भी ना, तो ये अब आगे ये पेज खुल जाता है, जिसके अंदर ये वाला पेज मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया हसनैन का। इसमें इसने सबसे अच्छा ये बनाया है। ये जैसे सबसे पहले एक इमेज आपको नज़र आ रही है, ठीक है, नीचे इसके ये सब इसने उसका इस्तेमाल किया है। फिर ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, फिर ये एक वीडियो आ रही है, ये नीचे फुटर है, और ये साइड पे जो है ये फॉर्म्स वगैरह का यूज़ किया हुआ है। तो अच्छा, यहाँ जो मैं आपको मज़े की एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो बॉक्सेस हैं आपके, ये वाले बॉक्सेस, ये जो 6 बॉक्सेस इसने बनाए हैं, इन बॉक्सेस का लिंक किसी एक ही पेज से कर दो। याद है मैंने यही कहा था। हालांकि हमें रियल में क्या करना पड़ेगा, देखो वेब डेवलपमेंट वाला को जब मैं क्लिक करूँ तो आगे वेब डेवलपमेंट का पेज खुले हैं, जब मैं एंड्रॉइड वाले पे क्लिक करूँ आगे एंड्रॉइड वाला पेज खुले। इस तरह होना चाहिए था ना। वेब वाले पे क्लिक करूँ, वेब का ये जैसे पेज खुल गया, तो मैं इसी तरह जब एंड्रॉइड वाले पे क्लिक करूँ एंड्रॉइड का खुले। लेकिन ये तो फिर आपको बड़ी 6 पेजेस अलग अलग बनाने पड़ते। मैंने उस मुश्किल से बचाने के लिए आपको कहा कि आप सिर्फ एक ही बना लें। अभी ये फिर मैंने कहा एक ही बना ले। देखो अभी एंड्रॉइड वाला भी खोलते हूँ ना जब मैं इसका, तो ये उसमें भी जाके वेब वाला खोल देता है, यानी एक ही पेज बनाया हुआ है। तो अब आप सोचें, क्या जब हम लोग अभी काम करेंगे रियल में, तो क्या हमें यहाँ पे अब ये 6 पेजेस बनाने पड़ेंगे? तो याद रखें, नहीं, उस वक्त भी आपको एक ही बनाना पड़ेगा। यही जो हम अपनी बैक एंड कोडिंग का यूज करेंगे, पीएचपी का यूज करेंगे, उस एक ही पेज को जब आप खोलेंगे ना, वेब डेवलपमेंट पे क्लिक करेंगे, वो वेब वाला खुलेगा। आपको मेहनत एक ही दफा करनी पड़ेगी, लेकिन ये हम अपनी लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो हमने ये काम करना है, यानी आपको एक ही पेज बनाना पड़ेगा, 6 पेजेस नहीं बनाने पड़ेंगे। उस एक ही पेज के अंदर से ये सारे के सारे काम जो है इंशाल्लाह हो जाएंगे। हम इस तरह करेंगे। सबको आवाज आ रही है मेरी? मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया था दोबारा, क्योंकि मेरा इंटरनेट का इधर प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। तो मैंने दूसरा ये सिम वाला यूज कर रहा हूँ, उसमें भी ना प्रॉब्लम आता है। तो आवाज आ रही है सबको मेरी? मेक इट श्योर कर दें, क्योंकि इधर वीक हो गया था। यस सर, आ रही है। कट रही है थोड़ी थोड़ी। कट रही था थोड़ी थोड़ी। हाँ, अभी प्रॉपर आ रही होगी, क्योंकि अब तो मैंने सेट कर दी है। ठीक है। तो ये चीज थी। बहरहाल अच्छा, मैं ये बता रहा था, अब हमने करना ये है कि इसी साइट को ना, ये जो बनाई हुई है, मुझे सबसे बेहतरीन असाइनमेंट इसकी लगी है, जो सबसे बेहतरीन मैंने जितनी मुझ तक मिली है ना, मैंने सब चेक की हैं। मैंने कुछ से कांटेक्ट किया भी, और बाकियों से ही मैं अभी करूंगा कांटेक्ट इसी असाइनमेंट पे के। और जो कांटेक्ट के बावजूद भी जिनका नहीं रिस्पॉन्स आता, तो मेरा फाइनल यही डिसीजन हुआ है, आज अभी बात हो रही थी, या तो वो हम यही करेंगे कि यार अगर कोई वैलिड रीजन ना हुई, मैं पहले रब्ता करूंगा। तो हम उन्हें ग्रुप में नहीं रहने देंगे ऐसे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं हम उन पे पूरी तरह से तवज्जो देंगे। हमारा आगे भी कोई प्लान है, ठीक है, वो आपसे बाद में शेयर किया जाएगा, अभी नहीं। तो अब हमने करना क्या है, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आपके सामने एक पेज खुला हुआ है, ठीक है। मैंने इसको डायनामिक करना है। ये फिलहाल स्टैटिक है। स्टैटिक इसे बोलते हैं कि इसमें सब कुछ ना कोडिंग HTML के अंदर हुआ हुआ है। ये सब कुछ HTML के अंदर लिखा हुआ है, इट इज लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड। फिर ये सब का सब HTML के जरिए बना हुआ है। ये 6 बॉक्सेस ये HTML के जरिए बने हुए हैं, ये HTML के जरिए आ रही है। ये अभी स्टैटिक पेज है। अब देखो, मैं अगर कल को इसका कंटेंट चेंज करना चाहता हूँ अगर, तो क्या मुझे कोड में जाके कंटेंट चेंज करना पड़ेगा? ये तो बिल्कुल गलत बात है कि मैं कोड में जाके कंटेंट चेंज करूँ। आप फर्ज करो ये साइट आप किसी को बेच देते हो, इसको आप सेल आउट कर देते हो, तो क्या आप अपने वो जो आपका क्लाइंट होगा उससे आप ये कहोगे कि इसका कंटेंट अगर आपने चेंज करना है तो आपको पहले कोडिंग सीखनी होगी, फिर आप चेंज कर सकोगे? ऐसा नहीं है। कंटेंट चेंज करने के लिए आपको अलग से कोई पैनल बनाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं एडमिन पैनल। मसलन ना, ये मेन कंटेंट लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ ये कंटेंट मैंने चेंज करना है, ये वेब डेवलपमेंट का ये लिखा हुआ है कंटेंट, ये मैंने चेंज करना है, या इस वेब डेवलपमेंट को जब मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे ये कोर्स कंटेंट आ रहे हैं, इसके अंदर मैंने कुछ चेंज करना है, या कोई भी ऐसा मसला हो जाता है, इस वीडियो को मैंने चेंज करना है,
तो क्या मैं अब या इस फॉर्म को मैंने चलाना है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो क्या मैं जाके कोर्ट में अब ये सारे काम करूँ? नहीं, हमें एक एडमिन पैनल बनाना होता है जिसके ज़रिए हम ये सारे काम करते हैं। और यहाँ पे जो कुछ भी ये लिखा आ रहा है ये HTML से नहीं आता, बल्कि ये आपका डेटाबेस से आएगा। अभी हम आज इंशाल्लाह इतना काम कुछ ना कुछ यही इसी पे हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये चीज़ हम करेंगे। क्लियर होगी ये बात सबको? अच्छा, अब हम लोग ये करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं इसी से ही अपने काम का स्टार्ट लेते हैं कि हमने ये किधर से ये स्टार्ट लें। अच्छा, सबसे पहले तो इसका एक जो एडमिन पैनल होता है ना साइट का, वो बनाने के लिए ना आप लोग गूगल करें, वहाँ पे लिखें फ्री एडमिन पैनल्स, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। मुझे एक मिल गया एडमिन पैनल, मैंने अभी आपकी क्लास से थोड़ी देर पहले डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, वो एडमिन पैनल का एक टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, वो आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट आपने टेम्पलेट इसके साथ लगा देना है। ठीक है, लेकिन वो एडमिन पैनल इस तरह लगाना है वो हर कोई ना खोल सके, उसको पासवर्ड और यूजर नेम हम देंगे। ठीक है, वो पासवर्ड और यूजर नेम जो देगा वो जो है इसको खोल सकेगा, क्योंकि आप हर जो आपकी वेबसाइट होती है ना, एडमिन पैनल वो आम यूजर नहीं देख सकता, वो जो एडमिन होता है वो सिर्फ वही खोल सकता है। तो एडमिन पैनल नेक्स्ट क्लास में हम पूरा एडमिन पैनल वाला करेंगे। आज की क्लास में जो सामने बस फिलहाल ये कंटेंट आ रहा है ना नजर, इसको हम कुछ हद तक जो है सेट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहला ये सब करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डेटाबेस से कनेक्शन कैसे करते हैं। तो मैंने ये आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ देना था कि हमारी एक एट दी एंड हम करने क्या जाएंगे। अभी ये इसकी असाइनमेंट है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये index.php को पहला पेज ये। अच्छा, ये वो एक अब इसके अंदर मैं सबसे पहले इसमें कनेक्शन में करूंगा डेटाबेस का, कि हाउ टू कनेक्ट विद डेटाबेस। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने का ये सिंपल सा कोड है, सिंपल ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस कोड के अंदर क्या क्या आपको करना होता है, जस्ट ये ना आपको मैंने उस दिन थोड़ा सा ये समझाया था। कोड असल में ये है, मैं इस लाइन को कमेंट करके आपको समझाता हूँ। ये एक फंक्शन है, याद रखो, इस फंक्शन का नाम होता है MySQLi। माई स्क्रीन शेयर कर दें। ये मैं आपको बता रहा था, ये है ना, ये आपके पास ये कोड होता है, थोड़ा सा मैं इसको कमेंट कर दिया हुआ है और मैं अब आपको दोबारा से बताता हूँ। ये एक फंक्शन है MySQLi का। ठीक है, इसके जरिए से जो है ना हम कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये जो कुछ मैं लिखूंगा ये आपने लिखना किधर है, ये आपको इस PHP के टैग के अंदर लिखना है, क्योंकि हम अब PHP कोडिंग कर रहे हैं और सबसे पहले हम डेटाबेस को कनेक्ट करना सीख रहे हैं। उस दिन मैंने बताया था, लेकिन वो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम वगैरह आ गए थे तो बहुत कम स्टूडेंट रह गए थे। अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, एक वेरिएबल लेना है हमने जिसके अंदर हम ये स्टोर करेंगे कि कनेक्शन हो गया या नहीं हुआ। ये CONN स्टैंड फॉर कनेक्शन, इसके अंदर हम बताएंगे। तो ये न्यू का एक कीवर्ड होता है, ये हमने यूज करना है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि आप लोगों ने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई हो, आप में से एक आध था जिसने ये पढ़ी हुई है, तो उसको ये इजीली समझ आ जाएगी कि ये किस तरह होता है। तो बहरहाल मैंने कहा अगर नहीं भी समझ आती है तो कोई मसला नहीं है, फिलहाल जस्ट इसको याद रख लो। ये मैं आगे चल के आपको क्लियर करूंगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स आपको मैं बताऊंगा लाजमी। लेकिन फिलहाल जो है ना आप इसको ओके इसी तरह से समझ लो कि यह हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, न्यू का कीवर्ड ये होता है, इसलिए ये कनेक्शन को हम एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का तरीका होता है कि उसके लिए हम न्यू वर्ड का कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू। ठीक है, अगर नहीं समझ आती फिर कह रहा हूँ इसको जस्ट लीव कर लो, ये एक लाइन का जस्ट कोड है, आपने बस इसको याद रखना है। न्यू लिख के माई माई SQLi। ठीक है, ये लिख के ना आपने टोटल ये करना है आगे इसको। यहाँ आपने क्या क्या चीजें देनी है, सबसे पहले आपने बताना है इसको कि आपकी लोकल होस्ट है या, सबसे पहले आपने लिखना होता है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्या होता है, मैंने आपको उस दिन ये बताया था। देखो अभी जो आप लोग काम कर रहे हो ना, ये अपने पीसी के ऊपर आपने जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, इसको या फिर जब बाद में आप सर्वर पे भी काम करोगे तो सर्वर में भी ना जो सर्वर की अपनी डेटाबेस होगी उसको हम लोकल होस्ट ही कहते हैं।
लेकिन अगर आप किसी और की यूज करो तो वो लोकल होस्ट नहीं होती है उधर। यहाँ पे फिर आपको उस डीबी का नाम देना पड़ेगा या आपको बताना होगा किस सर्वर की आप डीबी यूज कर रहे हो। लेकिन फिलहाल हम लोकल, ये हम ज्यादातर हम काम ही लोकल होस्ट पे करेंगे, सर्वर पे भी जब चले जाएंगे तब भी। तो यहाँ पे ये फिक्स होगा, आप यूँ ही समझ लो लोकल होस्ट ही। ठीक है। जो दूसरी चीज होगी, यहाँ पे आपने यूजर नेम देना होता है, डेटाबेस को कौन यूज कर रहा है, क्योंकि डेटाबेस एक बड़ी एक आपका एक प्राइवेसी वाली चीज होती है, ये आप सबसे शेयर नहीं करते, आपकी पूरी साइट की हर इंफॉर्मेशन इस पे पड़ी हुई होती है। इसलिए इसको खोलने के लिए एक यूजर नेम की जरूरत होती है, इसको खोलने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है। अगर वो यूजर नेम और पासवर्ड नहीं लगाया जाता तो आप डीबी को ओपन नहीं कर सकते। तो हम लोग फिलहाल इसका जो यूजर नेम है, मैं वेरिएबल के जरिए यहाँ पे हम यूजर नेम देते हैं। इसके दो तरीके हैं देने के, या तो इधर एक मैं वेरिएबल ले लूँ यूजर नेम का, या दूसरा तरीका है इसी तरीके से मैं इस डबल कोट्स के अंदर इसका यूजर नेम यहाँ पे एज इट इज लिख दूँ। ठीक है। तो दोनों तरीके आप कर सकते हो, या तो किसी वेरिएबल में स्टोर कराओ और यहाँ पे वो वेरिएबल लिख दो, लेकिन मैं अभी फिलहाल यही कर रहा हूँ। तो याद रखो जो आपकी लोकल होस्ट है ना, ये आपकी जैम्प, इसमें यूजर नेम पहले का जो सिलेक्ट हुआ होता है बाय डिफॉल्ट वो रूट होता है। ठीक है। और उसके बाद जो आपका पासवर्ड, इसके बाद अगली चीज होती है आपका पासवर्ड। ठीक है। पासवर्ड जो आपका बाय डिफॉल्ट होता है वो कुछ भी सेट नहीं हुआ होता जैम्प में, लेकिन बाद में आप ये सेट लाजमी करते हो ताकि आपकी डीबी को कोई हर बंदा ना खोल सके। उसके बाद सबसे आखिरी चीज, आपको अपनी डेटाबेस का नाम देना होता है। ये उस दिन हमने कोड किया था, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ना, ये उस दिन आप लोग जब आपकी क्लास में आपके प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो ये उस दिन हमने किया था। आखिर में हमने डेटाबेस का नाम देना होता है। ये अभी हमने डेटाबेस क्रिएट की थी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। ठीक है। ये है, इस डेटाबेस का नाम क्या है, ऑनलाइन क्लासेस। इसको इधर से कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी, ये डेटाबेस का नाम आपने वहां पे जाके दे देना है। तो इधर आपने ये नाम दे दिया ऑनलाइन क्लासेस का, तो ये आपका हो चुका है, यानी आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। जैसे ये हमने किया था, अब इसको काट देते हैं, वो उस दिन हमने किया था तो मैंने आज दोबारा समझाने के लिए इसको रिपीट कर दिया। तो ये आपका कनेक्शन, अब आपको कैसे पता चलेगा इस्टेब्लिश हो चुका है या नहीं? सबसे पहले तो ये चीज़ है ना देखने वाली, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अगर डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ तब हम कुछ और आगे करेंगे। और अगली बात ये भी सुनो, ये जो मैंने कोड लिखा है अभी तो मैंने इसी पेज पे लिख दिया है, लेकिन याद रखो इसको ना हम लोग एक सेपरेट फाइल में लिखते हैं, एक सेपरेट फाइल बनाते हैं connection.php के नाम से। उस फाइल को इधर इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इंक्लूड करते हैं जैसे ये इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैंने चेक करने के लिए इधर ही इसको कर दिया। ठीक है। बाद में हम ना एक फाइल में इसको लिखेंगे और वो फाइल इधर इंक्लूड कर देंगे। सबसे पहला काम ये मेक इट श्योर करना है कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। तो इफ स्टेटमेंट लिखो और इसके अंदर लिख दो डॉलर कौन। इसका ये मतलब है, देखो सर अगर आपकी आवाज से अगर अब आवाज आ रही है मेरी सही? जी सर अब आ रही। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया हुआ तो ये देखो यहाँ से ये जो पूरा कनेक्शन है ना इस्टेब्लिश होने के बाद इस वेरिएबल कौन में जाके सेव हो जाएगा। इसको वेरिएबल तो नहीं, इसको ऑब्जेक्ट बोलना चाहिए। ये वेरिएबल की तरह होता है, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिसको ये न्यू से इनिशियलाइज करते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट होता है असल में। तो बहरहाल कहने का मकसद ये पूरा का पूरा कनेक्शन अगर इस्टेब्लिश हो गया है तो जाहिर है इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू तो स्टोर होगी ना, यानी कुछ वैल्यू स्टोर होगी। तो अगर मैंने ये इफ के अंदर मैंने ये लिखा कि अगर इस कनेक्शन के अंदर कोई वैल्यू स्टोर हो गई है तो फिर अब हमने यहाँ पे इको करा देना है जस्ट यस, यानी यस का मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। अगर इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ एल्स, आखिर में मैंने एक एग्जिट लगाया। ये एग्जिट क्यों लगाया है? इसलिए एग्जिट जो है ना आगे आपके पूरे के पूरे कोड को रोक देता है। ये यस या नो लिखने के बाद ना ये आगे इन लाइनों पे जाएगा ही नहीं कोड आपका, बस वहीं पे रुक जाएगा। इसका ये फायदा है, मैं बस इतनी सी चीज अभी चेक करना चाह रहा हूँ ना। ये एग्जिट आपको मैंने उस दिन भी बताया था
ये उस दिन मैंने एक्सप्लेन किया था एग्जिट के बारे में भी। ये आपका बार बार बाद में यूज होगा जब आपके एरर्स आते हैं बिलखसूस। तो आप जब टेस्टिंग करोगे तो वहां पे आप एग्जिट को यूज करोगे, कोड बार बार आप रोकोगे कि इस लाइन तक कोड रुक जाए, ऊपर तक बस चेक करना है। तो ये आप एग्जिट जहां पे डालोगे तो ये ऊपर तक चलाएगा, नीचे वाला पूरा एरिया जो है ये रोक देगा एग्जिट। फिलहाल हम इसी को रन करते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या क्या ये कोड, क्या ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। ये देखो हमारा नीचे से पूरा पेज उड़ चुका है, वो एग्जिट की वजह से उड़ चुका है और इधर साथ यस लिखा आ गया है। यस इसलिए लिखा है कि हमारा कनेक्शन जो है ना वो इस्टेब्लिश हो चुका है। क्लियर होगी बात? कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका, अब इसलिए इधर यस लिखा आ गया। तो सबसे पहला काम हमने मेक इट श्योर कर लिया कि हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया, हमें यही चाहिए था। अब हम ये सब को निकाल देते हैं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं रही है, जस्ट हमने चेक करने के लिए किया था। कोई क्लियर हो गया यहाँ तक कि कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करना है? कोई ऐसा जिसको क्लियर ना हो वो बस बोलें। अच्छा, सबको क्लियर है। अब हमने अगली चीज जो करनी है वो ये करनी है कि आप सबसे पहले हम बजाय इसके कि अभी हम फॉरेन साइट पे चले जाएं, अपनी वेबसाइट पे लग जाएं, हम सबसे पहले ये देखेंगे। देखो अपने डेटाबेस आपने थोड़ी बहुत ही आपने देखी थी उस दिन, और डेटाबेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यूरी को रन करना होता है। अब वही वाली जो क्यूरी, जैसे याद होगी उस दिन हमने डेटाबेस में क्यूरीज बनाई थी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम या कोई भी क्यूरीज वगैरह। तो अब वो वाली क्यूरी कैसे थी अगर आपको याद हो, ये मैं अगर यहाँ पे क्यूरी को रन करता हूँ एसक्यूएल में, तो कैसे क्यूरी को चलाते होते थे? इधर आप लिखते थे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आगे आप टेबल का नाम लिखते थे। मैं फिलहाल टेबल का नाम लिख देता हूँ यूजर्स, बस इसको इधर ही करके इसे गो कर देते हैं। जब मैं इसे गो करूंगा तो ये देखो यूजर्स ना जितने के जितने हैं वो सामने आ जाएंगे। फिलहाल इसमें कोई यूजर नहीं पड़ा हुआ, सो नीचे कुछ भी नहीं आया। जैसे इसी तरह आईडी नेम ईमेल टेबल लिखा आ गया पूरा का पूरा। तो ये हम क्यूरी चलाते होते थे। अब हम लोगों ने इस क्यूरी के जरिए डाटा लेते होते हैं। अब हमने ये डाटा अपनी साइट पर लेकर जाना है। अगर हमने अपनी साइट पर ये डाटा लेकर जाना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमें वहां से भी क्यूरी चलानी पड़ेगी। अब डेटाबेस से कनेक्शन तो एस्टेब्लिश हो गया, अब अगला स्टेप है क्यूरी कैसे चलाना है। तो एक वेरिएबल में लेता हूँ डॉलर क्यूरी का, एक वेरिएबल लेता हूं मैं क्यूरी का। इस वेरिएबल में हमने जो है वो लिखूंगा मैं अपना पूरा का पूरा जो हमारा वो था। और उधर से फिलहाल इसको सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, इतना फिलहाल हमने लिखा जस्ट चेक करने के लिए। अब इसकी जरूरत हमें यूजर से कुछ लेने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जस्ट हमने चेक करने के लिए ऐसा किया है। अब मैं क्या करता हूँ, इतनी सी क्यूरी लिखी, अब इस क्यूरी को हमने क्या करना है, रन करना है। अब इस क्यूरी को रन करने का क्या तरीका है ये अब हमने देखना है। तो इसके लिए आपका एक मेथड यूज होता है या फंक्शन यूज होता है mysqli क्यूरी के नाम से। ये वाला आपका फंक्शन है, ये इस्तेमाल होता है। इस फंक्शन के अंदर आपको दो चीजें देनी होती हैं। एक आपको इसको बताना होता है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको इसमें ये कनेक्शन डालना होता है जिससे इसको पता चलेगा कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। डॉलर CONN कॉन और कोमा डॉलर QUERY क्यूरी। तो ये दो चीजें इसमें देनी होती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सबसे पहले देखो हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, ये आप लोगों ने कहा था क्लियर। फिर हमने जस्ट वो वाली क्यूरी जो हम डेटाबेस में लिखते हैं वो हमने लिख ली। अब देखो इस क्यूरी से हम करना क्या चाह रहे हैं, एक यूजर के टेबल में जो कुछ भी पड़ा हुआ है ना वो हमारे सामने आ जाएगा, और फिर उस क्यूरी को हमने रन करना है। जैसे वहां पे हम जाके सर्वर पे रन करते थे ना, SQL की क्यूरी लिखते होते थे, अब वो हमने यहाँ से रन करनी है। ये आपका ऐसा करने से ना ये क्यूरी रन हो जाएगी। कैसा करने से, इधर मैं लिख देता हूँ डॉलर क्यूरी। अब वो क्यूरी रन हो जाएगी और जो उसका रिजल्ट है ना वो इधर आ जाएगा। इस रिजल्ट में कोई वो टेबल नहीं हमारे पास आ जाएगा, जस्ट हमारे पास क्या आएगा, इस रिजल्ट से हमारे पास जस्ट क्या आ जाएगा, एक यानी यस या नो आ जाएगा। अब यूं कह लें कि क्यूरी रन हुई है या नहीं हुई, ये एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि क्यूरी रन हुई है या नहीं हुई। अब हमने इस क्यूरी को चेक करना है, बल्कि पहले हम ये करते हैं कि mysqli एक और फंक्शन है। ये जस्ट यार 3-4 फंक्शंस हैं जो डेटाबेस में काम आते हैं, इनको आपको बस किसी भी तरीके से याद रखना है, ठीक है? ये 3-4 फंक्शन है टोटल।
अच्छा, अब ये लास्ट है, MySQLite है, ये लास्ट फंक्शन है। इसके अलावा एक और शायद इस्तेमाल हो जाए। इसके ज़रिए से क्या आप करते होते हैं इस फंक्शन के ज़रिए? इसमें डॉलर क्यूरी लिखें, QUERY। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे एक बच्ची थी असल में मेरे साथ छोटी, तो वो रो रही थी, तो आप लोग डिस्टर्ब हुए होगे, उसके लिए सॉरी। अच्छा, साथ है मेरे आप लोग? समझ आ रही है यहाँ तक? जी जी सर। सर। अच्छा, तो ये हमने क्यूरी को रन किया, MySQLite क्यूरी से जो है ना, ये क्यूरी रन हो जाएगी। अब उस क्यूरी का रिजल्ट लेने के लिए आपको इस फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो फंक्शन हमने जो रिजल्ट है ना, इस रो में स्टोर कर लिया। MySQLite fetch as source से आप वो रिजल्ट ले लेते हो। ये दो तीन तरीके हैं रिजल्ट लेने के, एक ये फंक्शन भी और एक और फंक्शन होता है MySQLite fetch array के नाम से। तो बहरहाल फिलहाल हम अगर आपको याद हो, मैंने जिस दिन आपको अरेज पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि एक होता है इको, इको के जरिए हम नॉर्मल वेरिएबल को आउटपुट कराते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका होता है प्रिंट आर। प्रिंट आर के जरिए हम क्या करते हैं, इसके जरिए से हम किसी भी एरे को गेट कराते हैं। अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ, इसमें टेंशन नहीं लेना, ये चीज़ें आपको सब अभी समझ आ जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी 100%। अभी सिर्फ एक बार मैं सर इको में और प्रिंट में डिफरेंट बताइएगा अगेन। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ। इको और प्रिंट आर में ये डिफरेंस होता है, इको के जरिए तो हम नॉर्मल कोई भी वेरिएबल होता है ना, नॉर्मल वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ जी पे सर। अगर कोई वेरिएबल लिया हो, उसको अगर मैंने आउटपुट कराना है तो वो हम इको के जरिए करवाते हैं, ठीक है। अच्छा। और अगर कोई एरे होती है, एरे, एरे के बारे में पता है आपको? आपने मेरी क्लास ली थी जिसमें मैंने PHP जी का सर। कराया था, एरे। एरे जी को जी। अगर आपने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है पूरी एरे को, वो इको के जरिए प्रिंट नहीं हो सकती। उसको अगर आपने प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे पूरी एरे को, तो प्रिंट आर का यूज करना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। ओके। ये भी आपको समझ लग जाएगी कि अभी जो डेटाबेस से रिजल्ट आता है वो हमेशा एरे की फॉर्म में आता है, ठीक है। ये एरे की फॉर्म में रिजल्ट आपका आएगा, ये डॉलर रो। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए अगर रन करूं, अगर मैंने कोई मिस्टेक ना की हो। अच्छा, ये हमने इसको वो नहीं किया है, एग्जिट नहीं किया है, इसको रोका नहीं है, तो इसको मैं एग्जिट करता हूँ, तो ये चल जाएगा फिर। मैं आपसे स्क्रीन शेयर नहीं की, 1 मिनट। हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये क्यूरी रन हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो ये करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, आपने ये करना है, लिखें इफ डॉलर डॉलर क्यूरी की अगर ये रन हो गई है, इसको इको करवा दो। ये देखो, ये एक नॉर्मल मैं एक चीज इको करवा रहा हूँ ना, आउटपुट करवा रहा हूँ, तो ये मैं इको से करवा सकता हूँ। अभी आप देखोगे इसको एल्स, ये साथ साथ चेक करते रहा करो लाजमी, ये बहुत जरूरी होता है, वरना ये बाद में मिस्टेक आती है, हमें समझ ही नहीं लगती है किस जगह पे। अभी भी हमने एग्जिट नहीं लगाया, इसको रोकने के लिए हम एग्जिट लगाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी देखो क्यूरी भी चल गई है, यहाँ तक भी हम सक्सेस हैं। तो अब प्रॉब्लम किधर आया था, ये हम देखते हैं। क्यूरी भी हमारी चल गई,
मीटिंग में 10 मिनट रह गए, हम नेक्स्ट मीटिंग लाजमी स्टार्ट करेंगे आज। रोजा तो नहीं लग रहा है किसी को? अच्छा नो सर। बस ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ये हुई भी है इधर। अब अगली लाइन ये है कि जो उसका रिजल्ट आया है वो मैंने ना इस रो में स्टोर करवा लिया, MySQL फेच ऐसे। इसके दो तरीके होते हैं वैसे, इसमें पहले तो आप ये लिखें जो दूसरा तरीका है, फेच अरे वाला। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या होता है वो भी आपको बाद में पता चल जाएगा। एक एज अ ऑब्जेक्ट लाता है, एक एज अ एरे लाता है, लेकिन अभी वो चीज़ आपको नहीं पता, इसको आप ऐसे ही करें। अगर इससे ना चला तो फिर हम इसमें भी आगे इफ एल्स लगा दो। अच्छा अगर ये चल जाता है तो मैं इसे कहता हूँ प्रिंट आर। यानी अगर ये चीज चल जाती है तो इस रो के अंदर फिर जाहिर है वो स्टोर हो जाएगी, जो वो एरे है तो वो तुम स्टोर कर दो। ठीक है, जब ये लेकर के आएगा ये सब कुछ, ये मैं आपको बताऊंगा। एक दफा ये क्यूरी रन होने दो, आपको फिर सब कुछ समझ आ जाएगी। अच्छा अभी ये इस स्टेप में मसला आया, ये देखो नो लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे अभी ये रन नहीं हुई। ठीक है, मसला किधर है अभी पता लग जाता है। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया सक्सेसफुल, क्यूरी भी चल गई और MySQL फेच अरे। इससे फर्क तो नहीं पड़ता है नाम, लेकिन चेंज होने चाहिए वैसे। इसका रिजल्ट रखो और इधर इस रिजल्ट को हमने रन कराना है। ये अभी भी स्टिल नो आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा। इसकी वजह ये है ना यार, अभी रीज़न ये है कि हमारा इसके अंदर जो अभी फ़िलहाल डाटा नहीं है, इसके अंदर इंसर्ट मैं यहीं से करा देता हूँ कुछ ना कुछ। तो इसमें इंसर्ट होगी, ये देखो अब आ चुका है। तो ये रीज़न क्या थी, हमारे पास ना उसके अंदर कोई डाटा पड़ा ही नहीं था टेबल में, तो वो बेचारा कह रहा था मैं किधर से डाटा लेके आऊँ। तो वो मैंने नोट नहीं किया था, मैंने टेबल तो बना दिया था, उसमें कोई हमने डाटा नहीं डाला था। अभी अब आपने गौर से समझना, मैं पूरी आपको कहानी समझाता हूँ हो रहा क्या है। ये देखो हमारी डेटाबेस थी ऑनलाइन कोर्सेज के नाम से, इसके अंदर एक टेबल हमने बनाया था ये यूजर्स का। इस यूजर्स के अंदर ये 4 कॉलम है, आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। आईडी में ये 0 से स्टार्ट हुई हुई है। अच्छा ये भी ये हम गलत हुआ है, 0 से नहीं होनी चाहिए, ये 1 से होनी चाहिए। इसका मैंने उस दिन बताया था, मैं आज दोबारा ये बता देता हूँ। स्ट्रक्चर पे जाओ, यहाँ से मैं अब इसे एडिट करूंगा, ये आईडी है, इसको यहाँ पे चेंज कर दो।
चेंज में मैं क्या करूंगा, ये आपने बनाते हुए याद रखना है। जब डेटाबेस का टेबल आप बनाओगे ना, तब आपको याद है ऐसे आते हैं कॉलम्स वगैरह। यहाँ आपने ना ये AI लिखा हुआ होगा, आईडी, सिर्फ आईडी के साथ ये काम करना है। AI का मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, यानी खुद ब खुद वो इंक्रीमेंट कर दें। इसे क्लिक कर दो, AI को ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पर अभी इसने दिया नहीं है, वरना ये खुद ब खुद आपको ना एक बॉक्स आगे खोल देता है, जिसके जरिए वो आपको कहता है क्या आप इसे एक वो बनाना चाहते हो, प्राइमरी की बनाना चाहते हो। हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की लाजमी होती है, उसके जरिए से उसकी पहचान होती है, यानी एक रो की पहचान होती है प्राइमरी की के जरिए। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। जैसे आपका क्लास में आप सबके पास एक प्राइमरी की होती है, वो आपकी आईडी होती है। सिमिलरली जो इधर भी हमने पहला कॉलम बनाया ना, वो आईडी का है, आईडी भी प्राइमरी की होती है, आपको पता है। तो ये यूनिक होनी चाहिए, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की वो चीज होती है जो एक टेबल में एक दफा आती है। तो ये एट्रीब्यूट में अब वैसे अब AI पे क्लिक करे खुद ब खुद दे देता है, लेकिन फिलहाल हमने इस पे गलती ये की थी, हमने उसी टाइम नहीं बनाया था। अब हम लोग इस पे ये काम कर रहे हैं। तो अब इसने यहाँ पे इसे ऑप्शन नहीं दे रहा है प्राइमरी की वाला, तो चलो नहीं भी दे रहा तो खैर है। वैसे हमने शुरू में हमें इसे करना चाहिए था। शुरू में हमें इसे अगर ये AI पे आप क्लिक करोगे ना, वो आपको एक ऑप्शन दे देता होता है प्राइमरी की का, तो बहरहाल वो कर देते हैं। ये हमारे टेबल में इसी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैं फिलहाल ये करता हूँ कि मैंने इस टेबल को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसे बनाऊंगा। अब देखो टेबल कैसे बनाते हैं, सही करके यूजर्स पे किया, गो कर दिया। सबसे पहली चीज़ आईडी देते हैं, आईडी इंट होगी, इसकी लेंथ मैंने कर दी 11, और ये लिखा हुआ है आपका वो वाला AI जिसका मैं आपको बता रहा था, ऑटो इंक्रीमेंट। इस पर क्लिक किया, ये देखो क्लिक करते साथ ही मुझे इसने एक वो दे दिया, बॉक्स दे दिया, इसमें ये लिखा हुआ आ रहा है इंडेक्स नेम प्राइमरी। इसको क्लिक कर दो, गो। अब ये बिल्कुल सही बनना है टेबल। ठीक है, अब बाकी चीज़ें आप इसको सेट कर दो, नेम, ईमेल, और चौथा होता है पासवर्ड। इन सब के साथ हम लगा देते हैं var4। var4 var4 ये 255 डिफॉल्ट है। ठीक है, अब बस एक ही के साथ हमने वो करना है ऑटो इंक्रीमेंट, बाकी किसी के साथ नहीं करना। बस इसे सेव कर दो, ये आपका टेबल बन गया और ये सेव हो गया। अब ये मैंने जो ये देखो ये की बनी हुई आ गई है, ये इसका मतलब प्राइमरी की। इसको अगर आप ब्राउज करो ना, तो अब इसके अंदर हमने अभी तक कोई डाटा डाला नहीं है। ये शुरू में आपको डाटा डालना पड़ेगा, वरना वही वाला मसला हो जाएगा, वहां पे आप करोगे कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ से मुराद ये देखो 4 कॉलम बन गए हैं आईडी। ये जो आईडी को मैंने प्राइमरी की है, इसका मतलब ये है कि अब, और दूसरा ऑटो इंक्रीमेंट किया है, मुझे इसकी आईडी नहीं देनी पड़ेगी, ये खुद ब खुद आईडी सेट भी करेगा और अपनी मर्जी से इंक्रीमेंट होता रहेगा। पहली आईडी 1 होगी, दूसरी 2 होगी, इस तरह। मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, ये देखो आईडी खाली छोड़ दिया, सिर्फ नेम में लिखता हूँ अली, और ali@gmail.com, और 123 पासवर्ड दे दिया, गो कर दिया। अब आप देखो क्या होगा, ये मैंने इंसर्ट कर दी और ये देखो यहाँ पे आ गया अली, और ये आईडी क्या आई है 1। तो ये चीज़ है। तो हम लोग इस टेबल के इस रिजल्ट को मैं गेट करना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे। अभी मैं ये चाह रहा हूँ बस इस रिजल्ट को गेट करना। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया, मैंने मेक इट श्योर किया कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। फिर मैंने एक क्यूरी, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में एक क्यूरी लिख दी डबल कोट के अंदर, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, के यूजर्स के तमाम डाटा ले आओ। अब वो वाला तमाम का तमाम डाटा, ये तो क्यूरी लिखी हुई है, इस क्यूरी को रन कैसे करते हैं MySQL क्यूरी के फंक्शन से। इसमें 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक कनेक्शन और एक क्यूरी। दोनों चीजें दे दी, वो रन हो गई, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। ठीक है, लेकिन इस रिजल्ट के अंदर आपको याद रखो वो वाला रिजल्ट नहीं मिला जो टेबल का रिजल्ट है, नहीं। इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन आगे मिलती है, इसको रन कर सकते हो आप, मिलेगा टोटल कॉलम कितने हैं, टोटल रोज कितनी है, वगैरह वगैरह। तो अब जब तक आप इसको ये काम नहीं करोगे MySQL fetch SO कि